शफीक साहब ने बच्चों के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ी तो भाइयों ने बहन की शादी एक फेरी लगाने वाले से कर दी जो बहुत ही गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन गुर्बत से मजबूर होकर बहन हिस्सा मांगने आई तो भाई बोले हम तुम्हारे शोहर को कारोबार बना देते हैं, तुम जायदाद तुम्हारे नाम कर दो। बोली बहन ने ऐसा ही किया तो भाइयों ने इसे फ्रूट की रेडी लगवा दी और करोड़ों की जायदाद खुद हड़प कर गए। टीना आंखों में आंसू लिए कभी वापस न आई। तो कुछ दिन बाद भाई जायदाद फरोख्त करने लगे तो कागजात देखकर इनके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो जायदाद सकीना इस आलीशान बंगले के आगे बेबसी से दरवाजे की तरफ देख रही थी और अपनी उंगलियां बार बार चंटा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाए या वहीं से पलट आए, मगर इसकी गुर्बत इसकी गैरत को मार देने लगी और बिलाकर उसने डोरबेल पर हाथ रख दिया। सख्त तपती धूप में वो बार बार माथे पर आया पसीना साफ कर रही थी। आज इसे अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाने जाना था और अपने शोहर के लिए अपनी अना और खुददारी को एक साइड पर रख के तीसरी बार दरवाजा बजाने पर दरवाजा एक मुलाजिम ने खोला था। वो सरता पैर सकीना को देखने लगा, फिर कहने लगा माफ करो बीबी, वो काफी झंझोला हुआ सा लगता था। जैसे अभी सो कर उठा था और दरवाजा बंद कर दिया। सकीना तो शर्म के मारे पानी पानी होगी क्योंकि वो मुलाजिम इसे कोई फकीर नहीं समझ बैठा था। सकीना ने अपने ख्यालात पर काबू पाया और फिर से दरवाजा बजाने लगी। तीसरी चौथी बार दरवाजा बजाने पर वो मुलाजिम फिर से बेजादी सी शक्ल बाहर निकाल कर सकीना को देखने लगा और अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा 10 रुपए का नोट निकाल दिया और सकीना को थमा दिया। इससे पहले कि सकीना इसे पकड़ती वो मुलाजिम दरवाजा बंद कर देता। सकीना ने अपने चेहरे से चादर हटाई। वो बूढ़ा मुलाजिम चंद लम्हे के लिए बिल्कुल साकत हो गया। इसकी तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। कहने लगा सकीना बीबी आप यहाँ। वो मुलाजिम इस कदर हैरान परेशान था कि इसकी ज़बान अटकने लगी और फिर एकदम से वो सकीना के सामने अदाब से झुक गया, अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। कहने लगा माफ कर दो बीबी साहिबा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इस पर सकीना कहने लगी कि रामू काका कोई बात नहीं, मेरा हुलिया ही ऐसा है कि मैं फकीने से कम नहीं लगती, आपका इसमें क्या कसूर भला। रामू काका सकीना के घर का बहुत पुराना मुलाजिम था। जब सकीना के वाले हयात थी और सकीना इस घर में हर जगह चहचहाती फिरती थी। वो लाडू से पाला था शफीक साहब ने सकीना को और रामू काका भी अक्सर सकीना के साथ खेलते थे। जब इसकी 2 छुट्टियां होती थी वो इन छुट्टियों को पकड़ कर खेलते तो सकीना बाबा से रामू काका की शिकायत लगाने भाग जाती। शफीक साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और सकीना इनकी लाडली बेटी थी जो 3 भाइयों की पैदाइश के बाद पैदा हुई थी और सबसे छोटी थी। मगर सकीना की पैदाइश के बाद ही इसकी वालदा जिंदा न रह सकी और शफीक साहब ने इसे माँ और बाप दोनों बनकर ही पाला। छोटी होती तो भाई भी लाड प्यार जताते थे क्योंकि तब दिलों में मुनाफकर नहीं थी और ना ही शरीकतदारी। तब दिल शफा थे बिल्कुल आईने की तरह। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सकीना बड़ी होती गई। शफीक साहब का बिजनेस भी बहुत फैलता गया। वो 3 फैक्ट्रियों के मालिक थे जिनकी आमदनी करोड़ों में थी। सकीना के भाई जब बड़े हुए और बाशऊर हुए तो इन्हें पैसे की चमक के आगे मोहब्बत मनंद पड़ती दिखाई देने लगी क्योंकि इंसान के पास जितने भी ज्यादा पैसे आ जाते हैं वो मजीद लालच में आ जाता है कि मेरे पास इससे भी डबल हो जाए। शफीक साहब के तीनों बेटे ही पैसों के पुजारी थे। हालांकि शफीक साहब खुद ऐसे नहीं थे। इनमें गुरूर और तकब्बर नाम की कोई चीज ही नहीं थी, बल्कि वो गरीबों में भी अपनी दौलत बांटते थे और इनके बेटों को यह बात बुरी लगती थी कि इनकी मेहनत की कमाई इनका बाप बेरखी गरीबों में लुटा रहा है। इनका बस चलता तो एक एक पाई जोड़ कर रखते। इसे दुनियावी पैसों से इतनी ज्यादा गर्ज नहीं थी। वो बहुत सीधी बची थी, बिल्कुल बोली मनन सल्ला मियाँ की गाय। और शफीक साहब को सकीना सबसे प्यारी लगती थी और बेटे इस बात से जलते थे। मगर शफीक साहब को पता था कि सकीना का दिल कितना शफाफ है। बिल्कुल आईने की तरह इसके दिल में मुनाफकर नहीं थी और ना ही किसी के मतलब कोई बुग़्ज़ था। इसके लिए शफीक साहब की सारी तवज्जो सकीना की तरफ ही होती थी। वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करने के लिए अपने कामकाज छोड़कर भागे चले आते और सकीना के लिए तो अपने बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई अजीज ही नहीं था। वो इसके लिए ऐसा गना छाया थे जिसकी छांव में वो थोड़ी देर के लिए सस्ता लेती थी। मगर जिंदगी बहुत ही ज्यादा काबिल ना भरोसा चीज है। ये इंसान को छांव से तपते सहरा में पटकने में एक लम्हा भी नहीं लगाती। सकीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्योंकि इसका खुशियों भरा सा आंगन एकदम से सुना होने वाला था। इसकी जिंदगी में बाहर के बजाय खजा हमेशा के लिए पंजे गाड़ने वाली थी। शफीक साहब को जिगर का कैंसर लाक हो गया था जो कि आखिरी स्टेज पर था। शफीक साहब को सकीना की फिक्र हर वक्त सताती रहती थी कि न जाने इस बच्ची का क्या बनेगा। इसके भाई तो इसे नोच कर खाएंगे क्योंकि शफीक साहब को इस बात का अंदाजा हो गया था कि सकीना के भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे के पुजारी है। इनके नज़दीक इनकी बहन की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो हर वक्त परेशानी में रहते थे। इन्हें अपनी बीमारी से ज्यादा सकीना के मुस्तकबिल की फिक्र थी। वो दिन रात इस गम में गुलते रहते थे।
سکینہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شفیق صاحب کو جگر کا کینسر ہو گیا ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے اور ان کا علاج ممکن نہیں ہے کیونکہ کینسر اب پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ شفیق صاحب کے پاس بہت تھوڑے دن رہ گئے تھے اور جب وہ ظاہری طور پر بھی بہت نڈھال اور بیمار رہنے لگی تو سکینہ کھٹکی کہنے لگی کہ ابا جان آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ پڑ گئی ہیں، اور بابا ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، کہتے بیٹی میرا وقت آن پہنچا ہے، نہ جانے میرے بعد تیرا کیا ہوگا، تو ابھی بہت بولی ہے، تجھے تو دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں ہے، کوئی بھی تیرا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مجھے ہر وقت تیری فکر ستائے رکھتی ہے۔ اور وہ بالکل ہکا بکا اپنے باپ کو دیکھتی رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے اس کا باپ بچھڑ جائے گا، کیونکہ ماں کا سایہ تو بچپن میں اس سے جدا ہو گیا اور اب باپ کا سایہ بھی چھننے والا تھا۔ وہ دن رات اپنے بابا کے سرانے لگ کر روتی رہتی، مگر کسی کے آنسو اپنے پیار کو واپس نہیں لا سکتی۔ انہیں ایک دن جانا ہوتا ہے ہمیں بالکل اکیلا چھوڑ کر۔ وہ دن قیامت بن کر شروع ہوا تھا اور اس کی زندگی بکھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ جس دن شفیق صاحب مر گئے تھے سکینہ کے سارے خواب اور خوشیاں بھی ان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو چکی تھی اور وہ تو مانو مٹی تلے سو چکی تھی۔ سکینہ ابھی بھی اپنے باپ کے غم سے نہیں نکلی تھی اور اس کے بھائی تو اس کے سر پر سوار ہو گئے اور کہا کہ تمہاری شادی کرنی ہے، اور سکینہ ان کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان کے سر پر سینگ آ گئے ہوں۔ کہنے لگی کیا مطلب بھائی، بابا کو مرے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے اور آپ کو میری فکر ستا رہی ہے، کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ مگر ان کے بھائی جذبات سے آری بجے میں بولے جلد سے جلد بہنوں کے فرض سب کا دوش ہونا چاہیے۔ بابا جان کی بھی یہی نصیحت تھی کہ سکینہ کی شادی جلد کر دینا، کیونکہ بچیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، ماں باپ کا گھر تو ان کے لیے پرایا ہوتا ہے اور ایک مہمان خانہ ہوتا ہے، آخر کب تک اس مہمان خانے میں ٹھہرا جا سکتا ہے، ایک دن تو رخصت سفر باندھنا پڑتا ہے۔ سکینہ اپنے بھائیوں کی بات سن کر زور و قطار رونے لگی، کہنے لگی کہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، آپ پر کبھی بوجھ نہیں بن کر رہوں گی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر میں رہنے دیجیے، مجھے میرے بابا کے گھر میں رہنا ہے، ان کی یادیں ہیں اس گھر میں ہر وقت ان کی یادوں میں کھونا چاہتی ہوں، انہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں، ان کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، خدا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ ہے، اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ مگر بھائی فیصلہ کر چکے تھے، وہ تو اپنی رائے مسلط کرنے آئے تھے، نہ کہ سکینہ کی رائے مانگنے اور اس کی وبا کاری اور جذباتی بلیک میلنگ سننے۔ سکینہ روتی دھوتی رہی اور اس کی رخصتی کا دن آ گیا۔ وہ اپنے بابا کے کمرے میں ان کی تصویر کے ساتھ لپٹ کر زور و قطار سے رو رہی تھی، جس کا غم آنکھوں کے رستے آج بہہ جانے کو تیار تھا، کیونکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور نہ ہی کسی نے پوچھنے کی زحمت کی تھی۔ اسے تو اپنے بابا کے ساتھ رہنا تھا، نہ جانے یہ بھائی اس کی جان کے دشمن بن گئے تھے، اس کے اور شفیق صاحب کے درمیان جدائی کیوں پیدا کر رہے تھے۔ ملازم جنہوں نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، خاص طور پر رامو کاکا سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، مگر وہ بے بس تھے، وہ ایک ملازم تھے، ان کی اوقات ہی کیا تھی کہ وہ اس کے ظالم و جباز بھائیوں کو روک سکتے، کیونکہ اس کے بھائیوں نے تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی اور اس کا رشتہ ایک پھل فروش اور غریب خاندان کے لڑکے سے طے کر دیا تھا، اور آج اس کی رخصتی کا دن تھا۔ وہ لڑکا جس کا نام افضل تھا بالکل حواس بختہ سا تھا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر کہ وہ جھونپڑی سے نکل کر بنگلے میں اپنی برات لے کر آئے گا۔ وہ خوشی سے زیادہ حیرانگی کا شکار تھا، اسے شک تھا کہ شاید سکینہ کوئی اپاہج لڑکی ہوگی یا بگانی ہوگی، اسی لیے اس کے بھائی اس کی شادی غریب خاندان کے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امیر خاندان میں ایسی شادی نہیں ہوگی۔ مگر جب اس نے دلہن کے روپ میں سکینہ کو دیکھا تو اسے اپنے آپ ہی نیچا لگنے لگا، اسے تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رخصتا کم تھا۔ سکینہ رامو کاکا کے گلے رکھ کر خوب روئی تھی، کیونکہ اس گھر میں صرف وہی اس کا ہمدرد تھا، اس کے بابا کی جگہ تھا، مگر اس نوکر کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ سکینہ کی قسمت کو بدل سکتا، اسی لیے وہ اس کے ساتھ زور و قطار سے رو رہا تھا اور اسے رخصت کر رہا تھا، اور آج اتنے سالوں بعد وہ سکینہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بالکل ہی ڈر سا گیا تھا۔ اس کی حالت بالکل کسی فقیرنی جیسی تھی جو سائل بن کر ان کے در پر آئی تھی۔ کیسے ظالم بھائی تھے جو خود اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی جائیداد پر عیش کر رہے تھے، اور سکینہ کا حصہ بھی انہوں نے نہیں دیا تھا، خود ہڑپ کر لیا تھا۔ رامو کاکا آنکھوں میں ڈھیر سارا غم لیے سکینہ کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے جلدی سے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے جلدی سے اپنے کوارٹر میں لے گئے، ٹھنڈا پانی پلایا۔ سکینہ کا پسینے سے برا حال ہو چکا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی بالکل جھلس گیا تھا، کیونکہ بنگلے سے جھونپڑی تک کے سفر نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ اس کا چہرہ جو جوان اور تر و تازہ ہوا کرتا تھا، اس پر غربت کا زنگ اور تہ جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا حسن مند پڑ چکا تھا۔ کاکا دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر کہا کہ سکینہ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟
मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, तुम तो ऐसी रुखसत हुई इस घर से कि दोबारा कभी पलट कर ही नहीं देखा। स्कीना ने एक सदा भरी और रामू काका से कहने लगी कि अब इस घर का मालिक ही नहीं रहा तो ये घर भी मेरा नहीं रहा, क्योंकि एक वही तो था जो मेरा अपना था। स्कीना की आंखों में बीते दिन और माजी का दुख रकम था। कहने लगी कि मुझे अपने भाइयों से मिलना है क्योंकि मेरे हालात बहुत खराब है, क्योंकि मेरा शोहर जो कि एक फल फरोश है, इसका कारोबार बंद पड़ गया है और हम फाकों पर आ गए हैं। मुझे अपने भाइयों से हिस्सा मांगना है क्योंकि पापा ने कुछ तो मेरे लिए छोड़ा होगा, शायद वो हिस्सा मेरा पेट भरने के लिए काफी हो और हम मियाँ बीवी अपना गुजर बसर कर सके। रामू काका स्कीना को हैरत से देख रहे थे। ये वो स्कीना थी जो शफीक साहब के दिल का टुकड़ा थी। मतलब उन्होंने स्कीना के लिए क्यों ना कुछ छोड़ा होगा। वो स्कीना को इसके भाइयों के पास ले गए जो कि बड़ी ठाठ और ऐसे स्कीना के हिस्से की दौलत पर कब्जा जमा कर बैठे थे और इनका पेट फिर भी नहीं भरा था। उन्होंने अपने सामने स्कीना को खड़े देखा तो एकदम से हैरत में गुम हो गए। हमें तो लगता था स्कीना मर खप गई होगी भूख से बलक बलक कर, क्योंकि इनका यही मंसूबा था एक टन से पहुंची स्कीना की शादी कर देना ताकि वो बहुत जल्दी अपने गुर्बत में मर जाए और जायदाद में वो करोड़ों का हिस्सा ना मांगने आ जाए जो शफीक साहब ने स्कीना के लिए महज किया था। क्योंकि भाइयों को इस बात का बड़ा गम था कि शफीक साहब ने बेटों से ज्यादा बेटी का हिस्सा जायदाद में रखा है। 3 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री की मालिक थी और इसके अलावा करोड़ों रुपए स्कीना के अकाउंट में थे जो कि स्कीना को अभी तक न दिए थे। वो तो बीमार बोली बाली मननसी थी, अपना हिस्सा मांगते बेपना शर्म और झिझक महसूस कर रही थी। इसने डरते डरते अपने भाइयों से कहा कि मेरा शोहर और मैं बिल्कुल फाकों पर आ गए हैं। अगर मेरे बाबा ने मेरे लिए कुछ हिस्सा छोड़ा है तो प्लीज मुझे वो दे दे ताकि मैं अपने शोहर के साथ अपना गुजर बसर आराम से कर सकूं। भाइयों ने ये बात सुनी तो स्कीना को दिलासा दिया, कहा कि हम तुम्हारे शोहर की माली इमदाद कर देंगे ताकि वो कारोबार चला सके और तुम लोग आराम सुकून की जिंदगी बसर कर सको। तुम हमारी बहन हो, आखिर को तुम्हारा हक बनता है। भाइयों ने स्कीना को काफी ज्यादा पचकारा था, मगर इसे क्या मालूम था कि इसका साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है, क्योंकि भाइयों ने स्कीना के शोहर को फलों की रेडी के बजाय एक दुकान खोल कर दे दी जिसमें वो अपने फल वगैरह सजा कर बेच सके और दोनों मियाँ बीवी को रूखी सूखी रोटी खाना नसीब हो सके और दोबारा से स्कीना कभी अपने भाइयों के दर पर ना आ सके। उन्होंने स्कीना की जायदाद खुद हड़प कर ली और इसे करोड़ों की तादाद में एक दुकान जो इसके शोहर को खोल कर दे दी। स्कीना बेचारी थोड़ी सी खुश होगी, इसका शोहर जो पहले फलों की रेडी लगाता था अब एक दुकान का मालिक बन चुका है, अब तो वो आराम से गुजर बसर कर सकेंगे। वो बेचारी इस बात से बेखबर थी कि इसके बाबा जो कि इसके दिलो जहां से अजीज बाबा थे, जिन्होंने कभी स्कीना को आज तक नहीं आने दी थी, क्या वो स्कीना को ऐसे हाल में छोड़ देते और सारी जायदाद इसके भाइयों को दे देते। स्कीना के दिल में दुख तो था मगर इसने इज़हार नहीं किया। इसके लिए तो इतना काफी था कि वो और इसका शोहर रात को भूखा न सोए, खाना खा कर सोए, चाहे रूखी सूखी सही। वो पलट कर अपने भाइयों के पास कभी नहीं आई थी क्योंकि वो बार बार अपने हक के लिए नहीं मांग सकती थी। इसे शर्म आती थी और इसकी खुददारी और नफ्स से उड़े जाती थी। जिन भाइयों को खुद एहसास नहीं था कि इनकी बहन का हिस्सा इसे दे देते, इनको एहसास दिलाने का क्या फायदा। वक्त यूं ही गुजरता गया। स्कीना के भाई खुदा की पकड़ में आ गए, क्योंकि किसी का खाने वाले को अल्लाह ताला इस दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत में भी बेपनाह अज़ाब से नवाजता है। एक दिन इनकी दोनों फैक्ट्रियों में ऐसी आग लगी थी कि हर चीज जलकर राख होगी। ये तीनों ही फैक्ट्रियां थी जिनसे वो करोड़ों कमा रहे थे। तीसरी फैक्ट्री जो कि स्कीना के नाम थी वो बिल्कुल सही बच गई थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ा मुआवजा था और एक नसीहत इन मादा परस्त भाइयों के लिए थी, मगर वो फिर भी नहीं समझे थे। उन्होंने स्कीना के नाम की फैक्ट्री, इसके नाम के शेयर बेचने की कोशिश की और जब वकील से इनकी बात हुई तो इनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वकील साहब जो कि शफीक साहब के दोस्त भी थे और इनके बहुत भरोसे वाले वकील थे। शफीक साहब ने मरने से पहले इनको एक वसीयत की थी जिसके मुताबिक स्कीना शेयर्स और फैक्ट्री इसके भाइयों के बेचने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अगर किसी ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसे जेल की सजा होगी और जितना अरसा भी वो स्कीना के अलावा किसी और के कब्जे में रहेगी, इसका प्रॉफिट स्कीना को दिया जाएगा और फैक्ट्री भी दे दी जाएगी। स्कीना के भाई ये वसीयत सुन रहे थे और इनके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी किसी वसीयत को सुनने की कोशिश भी नहीं की थी। इनके वालिद साहब क्या कर गए थे, उन्होंने तो बस अपनी मनमानी की थी और अपनी सरकशी में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि खुदा की पकड़ में आ गए और फिर भी नहीं सुधरे थे और स्कीना के हिस्से की भी जायदाद बेचने की कोशिश कर रहे थे। मगर वकील की बात सुनकर एकदम से सख्ते में आ गए, क्योंकि स्कीना की जायदाद अब बाकी रह गई थी, वरना दोनों फैक्ट्री
फैक्ट्रियों को तो वो गवा ही चुके थे। अगर वो भी स्कीना के हवाले कर देते तो खुद सड़क पर आ जाते। और जैसा कि वकील साहब कह रहे थे कि जितना अरसा भी इस फैक्ट्री पर कब्जा हुआ है और इसका प्रॉफिट मिला है वो सारा का सारा स्कीना को यानी कि फैक्ट्री के मालिकों को दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट न देने की सूरत में मुजरिमों को कीमत के केस में सजा दे दी जाएगी। तीनों भाई सर पकड़कर बैठ चुके थे क्योंकि इन्हें अपना मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख लग रहा था। उन्होंने आज तक जितनी भी आशियां की थी वो सब खत्म हो गई थी और वो सड़क पर आ गए थे, जेल जाने वाले थे, क्योंकि इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो प्रॉफिट स्कीना के हवाले कर देते जो कि करोड़ों में था। इधर स्कीना अपनी झोंपड़ी में अपने शोहर के साथ रूखी सूखी खाकर सुकून की नींद सो रही थी और उधर इसके भाई बंगले में रहते हुए भी सुकून से महरूम थे, क्योंकि इन्हें रातों की नींद नहीं आती थी। किसी यतीम का कितने सालों खाने के बाद सुकून की नींद भला कैसे आ सकती थी। इन्हें खुद से ज्यादा फिक्र तो अपने बच्चों की थी। येनी के साथ ही सड़क पर आ जाते क्योंकि वो अब छोटे छोटे बच्चों के बाप थे। वो बच्चों से चाँद नहीं छीनना चाहते थे, इसीलिए अगले दिन ही स्कीना को तलाश करने लगे। इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि स्कीना रहती कहाँ है और किस हाल में है। आज स्कीना के लाले पड़ गए थे। उन्होंने इसे झोंपड़ी के अंदर ढूंढ लिया। यहाँ पर 2 मिनट के लिए खड़ा होना भी महाल था। स्कीना को तो जगह भी नहीं मिल रही थी कि अपने सेठ भाइयों को कहाँ बैठाए, इसलिए शर्मिंदा सी थी। टूटी हुई कुर्सी के अलावा घर में कुछ भी नहीं था, मगर वो सारे भाई स्कीना के पैरों में गिर गए और जोरों के तार रोने लगे। स्कीना तो इसे अचानक हैरान और परेशान इनको देखने लगी कि सूट बूट में मलबूस हाथ एक फकीनी के सामने क्यों ढेर हो चुके हैं। इतने में रामू काका भी चौपड़ी में अपनी स्कीना ने इनसे पूछा तो रामू काका मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज तुम्हारे भाइयों की अकल ठिकाने आ गई है, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज है। इनकी सरकशी अब अंजाम को पहुंच चुकी है और अब तुम झोंपड़ी में नहीं रहोगी। स्कीना रामू काका की बात सुनकर हैरान हुई, कहने लगी कि क्या मतलब। रामू काका ने स्कीना को सारी हकीकत बता दी। हकीकत सुनने के बाद स्कीना हक्का बक्का रह गई। इतनी जायदाद में से भाइयों ने इसे क्या हिस्सा दिया था। भाई शर्मिंदा सी थे और स्कीना से माफी मांग रहे थे। कहने लगे कि हमें जेल मत भेजना, हम तुम्हारा प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता लुटा देंगे। मगर स्कीना का दिल बड़ा था। इसे अपने भाइयों से, इसे अपने के लिए तो अपने बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई अजीज नहीं था। वो इसके लिए ऐसा घना साया थे जिसकी छाव में वो थोड़ी देर के लिए ससरा लेती थी। मगर जिंदगी बहुत ही ज्यादा नाकाबिले भरोसा चीज है। ये इंसान को छाव से तपते सहरा में पटकने में एक लम्हा भी नहीं लगाती। स्कीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इसका खुशियों भरा आंगन एकदम से सुना होने वाला था। इसकी जिंदगी में बहार की बजाय खजा हमेशा के लिए पंजे गाड़ने वाली थी, क्योंकि शफीक साहब को जिगर का कैंसर लाहक हो गया था, जो कि आखिरी स्टेज पर था। शफीक साहब को हर वक्त स्कीना की फिक्र सताए रहती थी कि न जाने इस बच्ची का क्या बनेगा। इसके भाई तो इसे नोच कर खाएंगे, क्योंकि शफीक साहब को इस बात का अंदाजा हो गया था कि स्कीना के भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे के पुजारी है। इनके नजदीक इनकी बहन की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वो हर वक्त परेशानी में रहते थे। इनकी एक ही बेटी थी जो कि 3 भाइयों की पैदाइश के बाद पैदा हुई थी और सबसे छोटी थी। मगर स्कीना की पैदाइश के बाद इसकी वालदा जिंदा न रह सकी और शफीक साहब ने इसे माँ और बाप दोनों बनकर ही पाला। छोटी होती तो भाई भी लाड प्यार जताते थे, क्योंकि तब दिलों में मुनाफिकत नहीं थी और ना ही शिरकतदारी। तब दिल बिल्कुल शफाफ थे, बिल्कुल आईने की तरह। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और स्कीना बड़ी होती गई, शफीक साहब का बिजनेस भी बहुत ज्यादा फैलता गया। वो 3 फैक्ट्रियों के मालिक थे जिनकी आमदनी करोड़ों में थी। स्कीना के भाई बड़े और बाशऊर हुए तो इन्हें पैसों की चमक के आगे मोहब्बत मनन पड़ती दिखाई देने लगी, क्योंकि इंसान के पास जितना भी पैसा आ जाए वो मजीद लालच में आ जाता है कि मेरे पास इससे भी डबल हो जाए। शफीक साहब के तीनों बेटे ही पैसों के पुजारी थे। हालांकि शफीक साहब खुद भाइयों पर दुख तो था, मगर इसका दिल बहुत बड़ा था। इसका ज़रफ बहुत बड़ा था। कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैंने आपको सब माफ किया। आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों पर जुल्म नहीं कर सकती। आपकी सजा की जजा का फैसला सुनाने वाली मैं नहीं बल्कि अल्लाह तआला की जात है और इसकी लाठी बेआवाज है। वो चाहे तो फर्श अर्श पर बैठा दे तो एकदम से अर्श जमीन पर पटक दे। आज स्कीना बिल्कुल अस्वादा हवालों में थी। अपने शोहर और बच्चों के साथ इस बंगले में जिंदगी गुजार रही थी और इसके भाई भी इसी बंगले में रहते थे और स्कीना के रहमो करम पर पड़ रहे थे, क्योंकि अपना हिस्सा तो उन्होंने गवा दिया था और अब स्कीना के हिस्सों पर पड़ रहे थे। स्कीना ने अपने भाइयों को अपने साथ ही रखा था, मगर अब सब कुछ स्कीना के अपने हाथ में था, क्योंकि इसे इसके सब्र का फल मिल चुका था। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में भी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।
रखा था, मगर अब सब कुछ सकीना के अपने हाथ में था क्योंकि इसे इसके सब्र का फल मिल चुका था। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया।